धड़कते हुए दिल को देख खुद से कहता है, हो ना हो कुछ तो बात है। शुभांगी ने कुछ सोचते हुए हृदयम से कहा, हृदयम, यहाँ घर बनवाने की अंकल ने वैसे तो कोई खास वजह नहीं बताई थी। हम सब ने मना भी किया था, लेकिन उनकी जिद थी कि यहीं रहेंगे। शायद ये लोकेशन उन्हें पसंद आ गई थी और काफी कम कीमत पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी मिल गई थी। यहाँ रहने के कुछ दिनों बाद से ही वो कह रहे थे कि मैं यहाँ और ज्यादा जमीन खरीदूंगा, लेकिन उससे पहले ही उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। हृदयम ने कुछ सोचकर शुभांगी से पूछा, क्या अंकल कभी पहाड़ी पर भी जाते थे? शुभांगी ने कहा, हाँ जाते थे। एक बार की बात है, मुझे अच्छे से याद है। अंकल अपने साथ कुछ मजदूरों को लेकर पहाड़ी पर गए थे। कई दिनों तक वापस नहीं आए। फिर एक दिन बुरी तरह से घायल होकर वो घर आए और बताया कि एक मजदूर पागल हो गया था। उसने अपने सभी साथियों को मार दिया है। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह से जान बचाकर वापस आ गया। हृदयम ने चौंक कर पूछा, शुभांगी, क्या तुम्हें याद है जब ये घटना हुई थी उस समय कौन सा मौसम था? मुझे ठीक से याद है, जब अंकल गए थे तब वो जैकेट पहने हुए थे। ये ठंड के मौसम की बात है। हृदयम ने शुभांगी से कहा, लौटकर आने के बाद और भी कुछ बताया था अंकल ने? नहीं, वो बहुत बहकी बहकी बातें करने लगे थे। उन्हें ऐसा लगता था कि उनका साउथ अफ्रीका का पार्टनर उन्हें मार देगा। फिर कुछ दिनों बाद ही उन्हें पैरालिसिस अटैक आ गया था। लेकिन तुम सब ये क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई सुराग मिला है? नहीं, बस ऐसे ही। मैं अब चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर हृदयम शुभांगी के घर से चला जाता है। हृदयम अपने घर पर ध्यान में मगन था। वो पंच महाभूत शक्तियों को साध रहा था, लेकिन तभी उसे शुभांगी के ऊपर आता हुआ खतरा दिखता है। हृदयम गुस्से से उठता है और कहता है, शुभांगी, तुम सुधरने वाली नहीं। हृदयम भागते हुए अपने घर से निकलकर तेजी से अपनी कार से शुभांगी के पास पहुंचने के लिए निकल जाता है। रात के 1 बजे हैं और शुभांगी अपने कमरे में सो रही थी। उसे जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। वो उठकर अपने कमरे की बालकनी से देखती है कि कई गांव वाले उसके दरवाजे पर आए हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। शुभांगी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप लोग इतनी रात को यहाँ? क्या हुआ? गांव के ही बाबूराम ने कहा, मैडम, हमें बचा लीजिए, हम अपना घर छोड़कर कहां जाएं? बाबूराम जी, शांत हो जाइए और आप सब लोग बाहर ठंड में खड़े मत रहिए। अंदर आइए, मैं अभी आती हूं। नीचे हॉल में गांव वालों की भीड़ खड़ी थी। शुभांगी ने पूछा, हाँ बताइए, क्या हुआ? बाबूराम ने बताया, मैडम, आज तक हम लोगों के गांव में रजत सुंदरी का प्रकोप नहीं था, लेकिन ना जाने इस बार क्या हुआ। उसका गुस्सा हमारे गांव तक पहुंच चुका है, हमें बचा लीजिए। शुभांगी ने उनसे पूछा, हुआ क्या है, पहले वो तो बताइए। बाबूराम ने कहा, मैडम, आज कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने नागार्जुन होटल के खंडहरों में चले गए, लेकिन जब से वो लौटे हैं कुछ तो डर के मारे रोए ही जा रहे हैं। गांव के ही एक दूसरे आदमी सूरज ने शुभांगी को बताया, मैडम, अभी कुछ देर पहले ही हम सब सो रहे थे, तभी मेरे जानवरों ने तेजी से शोर मचाना शुरू कर दिया। मुझे लगा कोई जंगली जानवर उनके बाड़े में घुस आया होगा, लेकिन मैं उनके पास गया तो देखा कि मेरा बेटा उन जानवरों को लाठी से बेरहमी से पीट रहा था। वो उन्हें ऐसे मार रहा था कि वो मर जाएं। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे भी लाठी मार दी और मेरा सर फोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से वो काबू में आया है। उसे घर में बांधकर हम लोग यहां आए हैं। शुभांगी कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन हमारा गांव तो पहाड़ी के पीछे है। बाबूराम ने कहा, हाँ यही तो बात है मैडम, आज तक जितनी भी घटनाएं होती थी वो पहाड़ी के उस पार होती थी। अब आप ही बताइए मैडम, हम कहां जाएं? पहले इस डैम ने हमारी सारी जमीन छीन ली, अब जो कुछ बचा है ये रजत सुंदरी खत्म कर देगी। हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। शुभांगी ने उनसे कहा, मैं कुछ करती हूं, आप लोग अपने घर पहुंचिए, मैं आती हूं। शुभांगी ने कॉल किया और वर्दी पहनकर बाहर आई। तब कुछ पुलिस वाले आ चुके थे। शुभांगी ने जीप में बैठते हुए कहा, पहले सूरज के घर चलो। सूरज के घर पर शुभांगी उसके बंधे हुए लड़के के पास जाती है। बेटा,
मुझे बताओ क्या हुआ। शुभांगी ने इतना कहा ही था कि वो लड़का शुभांगी पर झपटा। उसने शुभांगी पर हमला किया था। शुभांगी उसके हमले से बचती हुई पीछे गिर जाती है। शुभांगी उसके घर से बाहर निकलकर गांव वालों से कहती है, देखिए, इस बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। सूरज, मुझे उन बच्चों से मिलना है जो तुम्हारे बच्चों के साथ थे। वो उन बच्चों से मिलती है जो सूरज के बेटे के साथ उस खंडहर में गए थे। शुभांगी ने उन लड़कों से पूछा, बेटा, आप लोगों ने वहां क्या देखा? मुझे पूरी बात बताइए। एक लड़के ने कहा, मैडम, हमने वहां भूत देखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी। उसके बाल लंबे और एकदम सफेद थे। हम उसे देखते ही भाग गए, लेकिन ये राजू वहीं रुका रहा और फिर इसके बाद का हमें नहीं पता। शुभांगी ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम लोगों ने उसका चेहरा देखा था? लड़के ने कहा, नहीं, वो पहाड़ी में खड़ी थी। हमने उसको पीछे से देखा था। शायद राजू ने उसका चेहरा देख लिया होगा, इसलिए पागल हो गया है। शुभांगी उस खंडहर की ओर देखकर एक पल के लिए सोचती है और कहती है, मैं खुद जाकर देखती हूं। तभी एक पुलिस कांस्टेबल शुभांगी से कहता है, मैडम, वहां मत जाइए, कहीं हम लोग भी पागल ना हो जाएं। शुभांगी गुस्से से बोली, तो क्या हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें? जानते भी हो कि कितने लोग अंधे हो चुके हैं, कितने लोग मर गए हैं, और अब बच्चों के साथ? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर शुभांगी तेजी से जीप चलाती हुई खंडहर की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद शुभांगी नागार्जुन होटल के खंडहर के बाहर पहुंच चुकी थी। शुभांगी ने कहा, एक आदमी यहीं रुकेगा और बाकी के 2 लोग मेरे साथ आओ, लेकिन तुम जीप की लाइट ऑन रखना। ये कहते हुए शुभांगी अपने 2 सिपाहियों को साथ लेकर अंदर चली जाती है। रात के घुप अंधेरे में शुभांगी खुद को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी शुभांगी ने देखा कि उसके साथ आ रहे सिपाही कहीं और चले गए हैं। वो अकेली ही आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे कुछ परछाई दिखी। वो उसके पीछे चलने लगी। वो परछाई अब दिखना बंद हो चुकी थी। शुभांगी ने आगे बढ़ते हुए एक कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा कि वो होटल के बाहर पहाड़ी की ओर निकल आई है। शुभांगी आगे बढ़ ही रही थी कि उसकी नजर उन सिपाहियों पर पड़ी जो पहाड़ी की ओर एकटक देखे जा रहे थे। शुभांगी उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि एक प्यारी महक ने उसके कदम रोक लिए। ऐसी खुशबू शुभांगी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शुभांगी सिपाहियों के पास पहुंचकर रिलैक्स होते हुए बोली, कुछ मिला? वो शुभांगी की ओर देखते हैं। वो दोनों शुभांगी को अजीब नजरों से देख रहे थे। शुभांगी ने उन्हें टोकते हुए कहा, क्या हुआ तुम लोगों को? चलो यहां से। लेकिन वो दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे मानो वो शुभांगी की बातें ही ना सुन रहे हों। शुभांगी थोड़ा घबरा गई और फिर बोली, क्या हो गया है तुम लोगों को? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? लेकिन इस बार वो दोनों सिपाही बेहद डरावनी मुस्कान के साथ एक दूसरे को देख रहे थे और शुभांगी की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। शुभांगी को अब डर लगने लगा था। उसने एक सिपाही शेखर से कहा, शेखर, मेरी बात सुनो, क्या हो गया है तुम लोगों को? ये क्या कर रहे हो? तभी दूसरा सिपाही पंकज शुभांगी की ओर तेजी से बढ़ता है। शुभांगी ने अपनी गन निकालकर कहा, रुक जाओ, अगर आगे बढ़े तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगी। तभी पंकज ने शुभांगी से बंदूक छीन ली। शेखर शुभांगी की ओर लपका, लेकिन शुभांगी उससे बचते हुए एक बार फिर उस खंडहर के अंदर भाग गई। वो दोनों शुभांगी का पीछा करते हुए अंदर आ जाते हैं। शुभांगी एक कमरे के दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी कि तभी वो कमरे में सीधे घुसकर दरवाजे के पीछे खड़ी शुभांगी के सामने ऐसे आ जाते हैं जैसे उन्हें सब कुछ दिख रहा हो कि शुभांगी कमरे में कहां छुपी हुई है। शुभांगी उन्हें देखकर डर जाती है। वो दोनों शुभांगी पर झपटते हैं। शुभांगी ने पंकज के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारा, लेकिन ये क्या, वो वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। शुभांगी ने फिर एक किक ऐसी जगह मारी कि इस बार उसका वहां से हटना तय था। लेकिन शुभांगी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उस जोरदार किक के लगने के बाद भी पंकज अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी शेखर ने शुभांगी का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। वो उसे जान से मार देना चाहता था। तभी पंकज सामने से आकर शुभांगी के कपड़े फाड़ने लगा। उसकी वर्दी
कई जगह से फट गई थी। शुभांगी ने भी हार नहीं मानी। उसने पंकज के सीने में लात मारकर पीछे की ओर धक्का लगाया। शेखर, जिसने शुभांगी का गला पीछे की ओर से पकड़ रखा था, शुभांगी के ऐसा करने से उसका सर दीवार से टकरा जाता है और उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। शुभांगी अपनी फटी हुई वर्दी को संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी जमीन पर गिरे हुए सिपाही शेखर ने शुभांगी का पैर पकड़ लिया। शुभांगी अपने पैरों से उसे मार ही रही थी कि पंकज ने शुभांगी को एक जोरदार घुसा जड़ दिया। घुसा इतना तगड़ा था कि एक बार के लिए शुभांगी की आंखें चौंधिया गई। शुभांगी किसी तरह से उन दोनों से लड़ रही थी कि तभी सिपाही पंकज, जिसने शुभांगी का पैर पकड़ रखा था, उसने शुभांगी का पैर खींच लिया और वो फर्श पर गिर गई। गिरते ही शुभांगी का सर जोर से टकराया। तेज दर्द के साथ उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी शेखर ने शुभांगी के पेट पर जोरदार लात मारी। शुभांगी की तो जैसे जान ही निकल गई हो। शेखर शुभांगी को फिर से मारने बढ़ ही रहा था कि तभी दूसरे सिपाही पंकज ने शेखर के चेहरे पर एक पंच मारते हुए शुभांगी से कहा, मैडम, आप यहां से भाग जाइए, जल्दी करिए। शुभांगी हैरान होकर सोचने लगती है, ये वही पंकज है जो अभी कुछ समय पहले मुझे मार रहा था और अब मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? शुभांगी कराहते हुए उठ ही रही थी कि शेखर ने पंकज का कान अपने दांतों में दबा लिया और उसे काटने लगा। पंकज दर्द से चीख रहा था। शुभांगी ने पंकज को बचाने के लिए शेखर को एक किक मारी। शेखर पंकज का कान छोड़कर शुभांगी की ओर बढ़ा। उसके मुंह में पंकज के कानों से निकला हुआ खून लगा हुआ था। शुभांगी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो शुभांगी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए यहाँ से, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। शुभांगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक पल में ये दोनों उसे मारते हैं और अगले ही पल उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं। शुभांगी बहुत डर चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोते हुए उन दोनों से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, ये तुम दोनों मेरे साथ कैसा खेल खेल रहे हो? शेखर कहता है, चलिए उठिए मैडम, जल्दी करिए। शुभांगी डरते हुए शेखर की ओर हाथ बढ़ाती है कि तभी शेखर शुभांगी के बाल पकड़कर उसका सर दरवाजे में जोर से कई बार टकराता है। शुभांगी जोर जोर से चीखकर पास ही पड़े पंकज को आवाज देती है, पंकज बचाओ। पंकज उठता है। उसने अपनी बेल्ट खोली, लेकिन ये क्या? शुभांगी जिस पंकज को अपनी जान बचाने के लिए बुला रही थी, वही पंकज शुभांगी को जानवरों की तरह बेल्ट से मारने लगता है। शुभांगी अब तक बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। तभी वो दोनों सिपाही शुभांगी के पास आते हैं। शेखर ने शुभांगी के ऊपर बंदूक तान दी। पंकज और शेखर अधमरी शुभांगी को देखकर हंसने लगते हैं। क्या वो दोनों शुभांगी को गोली मार देंगे? क्या उनके पागल होने के पीछे रजत सुंदरी की माया थी? आखिर आगे क्या होगा? हृदयम की कार नागार्जुन होटल के खंडहर के बाहर रुकती है। वो देखता है कि पास ही पुलिस की जीप खड़ी थी। वो जीप के पास जाकर देखता है कि वहां एक कांस्टेबल गाड़ी के पास खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बातें कर रहा था। हृदयम उसके पास जाकर कहता है, मैडम कहाँ हैं? कांस्टेबल चौंक कर हृदयम से कहता है, वो तो अंदर गई हैं। कितनी देर हो चुकी है उन्हें अंदर गए? काफी देर हो चुकी, करीब 1 घंटा। हृदयम ने गुस्से से कहा, तुमने अंदर जाकर देखने की कोशिश नहीं की कि वो लोग अब तक बाहर क्यों नहीं आए? वो हृदयम की इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। हृदयम ने अंदर की ओर बढ़ने के लिए 2 कदम बढ़ाए ही थे कि वो पीछे मुड़ा और उस कांस्टेबल से कहा, सुनो, जरा मेरे पास आओ। वो हृदयम के पास जाता है। हृदयम ने उसे जोरदार चांटा मारा। वो अपने गाल मलता खड़ा रह जाता है और हृदयम होटल के खंडहर के अंदर चला जाता है। होटल के अंदर शुभांगी अब तक बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। तभी वो दोनों कांस्टेबल शुभांगी के पास आते हैं। शेखर ने शुभांगी के ऊपर बंदूक तान दी। पंकज और शेखर अधमरी शुभांगी को देखकर हंसने लगते हैं। पंकज ने गन को अपनी कमर में फंसा लिया। अब पंकज और शेखर शुभांगी के पास बैठ गए। पंकज ने
शुभांगी का गला दबा दिया। शुभांगी की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो रही थी और शुभांगी की आंखों में अंधेरा छाने लगा। लेकिन अगले ही पल पंकज और शेखर हवा में लटक जाते हैं। शुभांगी ने देखा कि यह हृदयम था, जिसने दोनों कांस्टेबल पंकज और शेखर को अपने हाथों में पकड़कर उठा रखा है। शुभांगी खांसते हुए उठी। उसे बहुत चोट लगी थी। उसकी एक आंख पूरी तरह सूज गई थी। तभी लटके हुए पंकज ने अपनी कमर से गन निकाली और हृदयम के ऊपर फायर कर दिया। लेकिन हृदयम बच गया और वो गोली सीधे दूसरे हाथ में लटके शेखर के सर पर लगी। हृदयम ने शेखर को जमीन पर फेंक दिया। शुभांगी हृदयम को देख रही थी। अभी भी पंकज हृदयम के हाथों में लटका हुआ था। उसने फिर से गोली मारने की कोशिश की, लेकिन हृदयम ने उसके हाथ से गन छीनकर दूर फेंक दी और उसकी गर्दन को पीछे से इतनी तेजी से दबाया कि उसकी चीख निकल गई। वो अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हृदयम ने इतनी शक्ति से गर्दन पकड़ रखी थी कि वो कुछ नहीं कर पाया। हृदयम ने शुभांगी को उठाया और साथ बाहर लेकर आया। कुछ देर बाद पुलिस की टीम आ गई। शेखर की लाश को और घायल पंकज को अपने कब्जे में ले लिया। हृदयम घायल शुभांगी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और जब शुभांगी की हालत थोड़ी संभलती है तो हृदयम अपने घर वापस आ जाता है। हृदयम अपने घर जाकर ध्यान की अवस्था में बैठ जाता है, लेकिन उसे इस बात का गुस्सा है कि शुभांगी ने उसकी बात दोबारा नहीं मानी। वो मन ही मन शुभांगी से नाराज था। वो इस झमेले को खत्म करना चाहता था। उसने ध्यान में इस सब के पीछे के रहस्य को पता लगाने की कोशिश की। ध्यान में गंभीर आवाज हृदयम से कहती है, तुम्हें कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां नहीं है। अगर ध्यान से देखो तो कारण की वजह उसके आसपास ही होती है। कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। उसे देखने के लिए एकाग्रता और संयम की आवश्यकता होती है। ध्यान में ही हृदयम ने कहा, लेकिन वहां जाने पर मैं खुद भ्रमित हो जाता हूं। ध्यान की गंभीर आवाज ने हृदयम से कहा, ऐसा इसलिए कि पंच महाभूतों की शक्ति का विस्तार अभी भी बाकी है। उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। हृदयम ने पूछा, इसके पीछे का राज क्या है? ध्यान की गंभीर आवाज ने बताया, आज से 1100 साल पहले राजा हस्तिकंटक का साम्राज्य था। उसकी प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन एक दिन उनके राज्य पर विदेशी ताकतों ने आक्रमण कर दिया। राजा की सेना कमजोर पड़ रही थी। राजा ने अपनी हार देखते हुए दुश्मन सेना को एक पहाड़ी की ओर ले जाने का निश्चय किया। राजा अपनी सेना को लेकर पहाड़ी की ओर बढ़े और उनके पीछे पीछे दुश्मन सेना भी आ गई। लेकिन कुछ ही देर में दुश्मन की सेना के सैनिक एक दूसरे को ही मारने लगे और राजा की युद्ध में विजय हुई। हृदयम हैरान होकर कुछ पूछने ही वाला था कि गंभीर आवाज ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राजा को एक ऋषि ने एक ऐसी औषधि दी थी जिसकी महक से इंसान भ्रमित हो जाएगा। उसके मन का डर और गुस्सा उसके सामने आ जाएगा और वो दूसरे इंसान के अंदर उसे ही देखेगा जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। ये औषधि स्वतंत्र अवस्था में बहुत ही घातक और हानिकारक है। इसकी मात्रा अधिक होने पर ये अपने आसपास के जीवन को समाप्त करने की शक्ति रखती है। हृदयम ने पूछा, इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इसे अमरता का वरदान है। इसे समाप्त करना आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसे समाप्त करने के लिए राजा हस्तिकंटक ने एक विशेष नियंत्रण अंगूठी तैयार करवाई थी जिसमें पंच महाभूतों की विशेष शक्तियां होती हैं। अगर इस समस्या की जड़ को समाप्त करना है तो सबसे पहले वो अनमोल काले हीरे की अंगूठी को खोजना होगा। हृदयम अपनी आंखें खोलता है। उसने पापा के नोट्स निकाले और उसमें उसे एक मैप दिखा। हृदयम खुद से कहता है, तो ये है हस्तिकंटक का राज्य। मुझे यहां जाना ही होगा, लेकिन जाने से पहले मुझे एक बार शुभांगी से मिलना होगा। हृदयम शुभांगी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है। शुभांगी को होश आ गया था और वो अब काफी ठीक थी। हृदयम ने उसके पास बैठकर उसका हाल पूछा, तुम कैसी हो? आज तक हृदयम जब भी शुभांगी से मिलता था तो वो मुस्कुराता था, लेकिन आज पहली बार वो बहुत सीरियस मूड में आया था। शुभांगी के चेहरे पर बहुत चोट लगी थी। वो बुरी तरह से घायल थी। हृदयम को सामने देख शुभांगी ने कहा,
हृदयम, तुम आ गए? हृदयम ने नाराज होकर पूछा। शुभांगी, तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी ना? मैं क्या करती? मेरे घर पर लोग अपनी परेशानी लेकर आए थे और देखो ना, ये सब बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में मैं क्या करती? हृदयम कहता है, कम से कम मुझे फोन तो करके बता सकती थी। शुभांगी ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। हृदयम ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा, शुभांगी, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से दूर जा रहा हूं। वैसे तुमने मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है, लेकिन जाने से पहले फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वहां मत जाना। शुभांगी ने हृदयम से पूछा, क्या तुम मुझे ठीक नहीं करोगे? मुझे इस तरह बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा। हृदयम ने गुस्से से कहा, तुमने मुझसे कहा था कि एक बार मेरी आंखें ठीक कर दो, उसके बाद तुम जो सजा दोगे वो मैं खुशी खुशी मान लूंगी। तो तुम्हारे लिए यही सजा है कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम बिस्तर पर ही लेटी रहो। मैं तुम्हें जल्द ठीक करके तुम्हें फिर से किसी खतरे में नहीं डाल सकता। हृदयम ने शुभांगी को सीधा लेटने के लिए कहा और फिर शुभांगी के सर से लेकर पैर तक उसके सारे शरीर को स्कैन किया। उसके बाद हृदयम ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं चलता हूं, तुम आराम करो और मेरे वापस आने तक फिर से वहां मत जाना। शुभांगी हृदयम से कहना चाहती थी कि वो उसे ठीक कर दे, लेकिन उसने हृदयम की बात नहीं मानी थी। लेकिन हृदयम से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हृदयम उसे एक नजर देखकर हॉस्पिटल से चला गया। हृदयम 2 दिन तक कार ड्राइव करके हस्तिकंटक के राज्य पहुंच चुका था। एक होटल में हृदयम गया और वहां आराम करने के बाद शाम को वो अंगूठी की तलाश में निकल गया। हृदयम ने खुद से कहा, ये तो बहुत बड़ा शहर है, कहां से खोजना शुरू करूं? राजा है तो उसका महल जरूर होगा, वहीं से शुरू करता हूं। हृदयम ने शहर से दूर एकांत में बने पुराने महल से अपनी खोज शुरू की। महल को देखकर हृदयम ने खुद से कहा, तो ये है राजा हस्तिकंटक का महल, काफी शानदार है। लेकिन ये सम्मोहन करने वाला पौधा इतनी दूर से चलकर वहां कैसे पहुंच गया? काफी देर तक हृदयम अपनी खोज जारी रखता है, लेकिन उसे खाली महल में कुछ नहीं मिलता। महल की दीवारों को देखकर हृदयम कहता है, यहाँ के सारे पत्थर और मूर्तियां निकाली जा चुकी हैं, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। हृदयम ने अपनी आंखों से स्कैन करते हुए एक कमरे से दूसरे कमरे के भीतर देखना शुरू किया, लेकिन वहां दीवारों के पीछे भी उसे कुछ नहीं मिला। हृदयम ने बाहर निकलकर महल के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई ये बताओ कि इस महल के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो वो कहां मिलेगी? जानकारी थोड़ा रहस्यमयी है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, तो फिर आपको मांडवी नदी के किनारे बने प्राचीन अघोरी स्थल पर जाना चाहिए, वहां आपको सारी रहस्यमयी जानकारियां मिल जाएंगी। हृदयम ने रात में ही मांडवी नदी के किनारे बने अघोरी स्थल पर जाने की सोची। वो अपने होटल गया और खाना खाकर रात में ही निकल पड़ा। वो मांडवी नदी के किनारे पहुंच चुका था, लेकिन नदी पार करना आसान नहीं था। हृदयम ने सोचा था कि ये कोई छोटी नदी होगी, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी और गहरी नदी थी। नदी को पार करने के लिए वहां खड़ी नाव के चालकों से बात करते हुए हृदयम ने कहा, ओ भाई, मुझे नदी के उस पार अघोरी स्थल पर जाना है। नाव वाले ने उस पार जाने से मना कर दिया। हृदयम ने उसे मनाते हुए कहा, भाई, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है। नाव वाले ने हृदयम से कहा, हम तो नहीं जाने वाले और आप भी मत जाइए। हृदयम ने नाव वाले से पूछा, तुम जितने पैसे चाहो मैं दूंगा। यह सुनकर नाव वाला तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही हृदयम उसकी नाव में बैठा तो नाव वाले ने कहा, मैं आपको उस पार छोड़कर तुरंत वापस आ जाऊंगा। हृदयम ने उससे विनती करी, अरे भाई, तो मैं वापस कैसे आऊंगा? थोड़ी देर रुक जाना, मुझे वैसे भी ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन नाव वाला नहीं माना और आखिरकार हृदयम को उसकी बात माननी ही पड़ी। हृदयम नाव पर सवार होकर बढ़ चला। नाव चलाने वाले से हृदयम ने पूछा, यहां आने से आप लोग इतना डरते क्यों हैं? साहब, हम ही नहीं, इधर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ अजीब से जानवर और जहरीले पौधे हैं जिनको छूने से ही जान जा सकती है। यहाँ रात में अघोरी स्थल में बहुत सी अजीब सी घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ वो भूतों से बातें करते हैं, इसलिए नदी के इस हिस्से में कोई भी नहीं आता।
किनारे पर नाव लगाते हुए नाव चलाने वाले ने हृदयम से कहा, साहब, अब आप यहां से पैदल जाइए। हृदयम ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन यहां तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, मैं जाऊंगा कैसे? कहीं आप मुझे गलत जगह लेकर तो नहीं आ गए? नाव वाले ने हृदयम से कहा, साहब, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि यहां कोई नहीं आता और आप रास्ता ढूंढ रहे हैं। यहां से आपको पैदल ही जाना होगा। बहस मत करिए, आप उतरते हैं या फिर मैं नाव मोड़ लूं। हृदयम नाव वाले को पैसे देकर नदी किनारे उतर जाता है। रात गहरी हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हृदयम अपने फोन की टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ता है। नदी के किनारे वो सारी जगह सुनसान थी और सिर्फ नदी की धारा की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हृदयम लंबी घासों से होता हुआ आगे बढ़ता है। अब उसे नाव वाले की बातें याद आने लगती हैं। वो सोचने लगता है कि क्या वो वास्तव में अघोरी स्थल पर जाने का साहस कर पाएगा। वो तेजी से वहां से निकलना चाहता है, लेकिन उसके पैर घनी घास में बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। आखिरकार हृदयम ने घासों को पार कर लिया। अब उसके सामने एक छोटा सा जंगल था। हृदयम जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल में वो बहुत पुराना और खंडहर नुमा मंदिर था। मंदिर के पास एक अघोरी बैठा था। अघोरी का पूरा शरीर भूरा और काला था। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे। उसके चेहरे पर एक भयानक भाव था। हृदयम जैसे ही उसके पास गया, वो अघोरी हृदयम पर चिल्ला पड़ा, चला जा यहां से, वरना जिंदा नहीं बचेगा। हृदयम ये सुनकर घबरा गया। उसे उस अंधेरे जंगल से डर लगने लगा था। क्या उसे नाव वाले की बात मान लेनी चाहिए थी, या फिर अब इस पार आकर उसके वापस जाने की कोई संभावना नहीं बची थी? हिम्मत करके हृदयम ने अघोरी के पास जाकर कहा, बाबा। अघोरी ने हृदयम की बात सुनते ही कहा, चला जा यहां से, जो तू चाहता है वो यहां नहीं है। उसकी तलाश में सदियों से लोग भटक रहे हैं। क्यों अपनी मौत को बुलाना चाहता है? भाग जा यहां से। हृदयम ने धीरे से कहा, लेकिन बाबा, उसके बिना कई लोगों की जान खतरे में है। अगर जल्द कुछ नहीं किया तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे। उपाय तो तुझे ही खोजना होगा, लेकिन तू जिस मकसद से यहां आया है वो यहां नहीं है। चला जा यहां से, कहीं और तलाश कर। बाबा, कोई तो रास्ता बता दीजिए। अघोरी ने हृदयम से कहा, सुन, तू जानता है तेरे पीछे खतरनाक शक्तियां लगी हुई है। जब तू यहां आ रहा था तो तेरा पीछा एक कुत्ते ने किया था। हृदयम ने याद करते हुए कहा, हाँ बाबा, लेकिन आपके पास आते ही वो कहीं गायब हो गया। तुझे क्या लगता है हृदयम, केवल तेरे पास ही पंच महाभूतों की सिद्धि है? इस धरती में कई ऐसी बुरी शक्तियां हैं जो उस अंगूठी की तलाश में न जाने कितने सालों से भटक रही हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुन, किसी पर भी यहां भरोसा मत करना। कौन किस रूप में तेरी जान का दुश्मन बन जाए तुझे पता भी नहीं चलेगा। हृदयम उस अघोरी के मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो जाता है। वो उन्हें प्रणाम करके वहां से वापस नदी की ओर बढ़ जाता है। हृदयम खुद से कहता है, ये अंगूठी यहां नहीं तो कहां मिलेगी? कहां ढूंढूं उसे? हृदयम रास्ते पर ही चल रहा था कि उसे एक महिला दिखाई देती है। वो हृदयम के आगे चल रही थी। हृदयम ने अपनी चाल बढ़ा दी और उससे आगे निकल गया। फिर उसने अपनी चाल नॉर्मल की, लेकिन कुछ दूर चलने पर ही उसने फिर उसी महिला को अपने आगे चलता पाया। अब हृदयम को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की और रास्ता बदल लिया। हृदयम अब नदी के किनारे पहुंच चुका था। उसके सामने चुनौती इस नदी के पार जाने की थी, लेकिन रात होने की वजह से उसे कोई देख नहीं सकता था और इस पार नाव के आने के कोई चांस भी नहीं थे। हृदयम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हृदयम ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक कुछ बोलने के बाद उसने अपना एक कदम पानी में रखा। कदम बढ़ाते ही हृदयम का पैर पानी के सतह पर था। वो डूबा नहीं। आखिर उसके पंच महाभूतों की शक्ति काम कर रही थी। उसने अपनी शक्तियों को आज पहली बार उपयोग किया था। हृदयम धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा था। वो पानी के ऊपर चलते हुए नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। हृदयम काफी हताश था। काफी देर तक नदी किनारे बैठे रहने के बाद हृदयम वापस अपने होटल आया।
हृदय खुद से कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस अघोरी ने किससे बचने के लिए आगाह किया था। उस अंगूठी को कहां ढूंढूं? सुबह होने वाली थी और इन सब बातों के बारे में सोचते हुए हृदय को नींद आ गई। दोपहर के 1 बजे हृदय की आंख खुली। वो आज समझ नहीं पा रहा था कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। उसने आज शहर के मार्केट में घूमने का सोचा और शाम को घूमने के लिए निकल पड़ा। हृदय किसी की तलाश में यहां वहां भटक रहा था, लेकिन उसे किस चीज की तलाश है वो खुद नहीं जानता था कि तभी शुभांगी का कॉल आता है। हृदय ने जवाब दिया, शुभांगी तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं, अभी हॉस्पिटल में ही हूं। हृदय ने शुभांगी से कहा, तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? शुभांगी ने गंभीरता से कहा, हृदय यहाँ बहुत बुरा हो रहा है, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। क्या हुआ मुझे बताओ? शुभांगी ने कहा, हृदय मेरे घर में काम करने वाले सुरेश का पूरा परिवार कल रात से गायब था। जब सुबह वो मिले तो बहुत डरे हुए थे, किसी के सामने नहीं आ रहे थे। वो भी पागल हो चुके हैं, छोटे बच्चे तक नहीं बचे। कुछ करो हृदय, ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। शुभांगी, मैं इसी को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक उस चीज को नहीं पा सका जो ये सब रोकने में मेरी मदद करेगी। शुभांगी ने गुस्से से कहा, आखिर कौन सा एंटीक पीस खोज रहे हो जो तुम्हें मिल नहीं रहा? एंटीक? हाँ, सही कहा शुभांगी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे कहीं पहुंचना है। हृदय मेरी बात तो सुनो। शुभांगी हृदय से कुछ कह पाती उससे पहले ही हृदय ने फोन कट कर दिया और शहर के मार्केट में किसी एंटीक शॉप को खोजने लगा। हृदय एक गली से दूसरी गली में भटक रहा था, लेकिन उसे कोई भी एंटीक शॉप नजर नहीं आ रही थी। तभी उसने एक साइन बोर्ड देखा, उस पर लिखा था जेम एंटीक शॉप। उसने शॉप की दिशा में कदम बढ़ाए और कुछ ही मिनटों में वो एंटीक शॉप के सामने आ गया। शॉप का बाहरी हिस्सा बहुत ही पुराना और जर्जर था, लेकिन हृदय को पता था कि अंदर कुछ खास होना चाहिए। उसने शॉप के दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। हृदय ने देखा कि यहाँ बहुत सारी एंटीक वस्तुएं थी। उनमें पुराने फर्नीचर, गहने और चित्र थे। हृदय को लग रहा था कि शायद उसके काम की कोई चीज यहाँ मिल सकती है। वो हर एक चीज बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। ये किताब बहुत ही सुंदर थी। उस पर सोने के अक्षरों में कुछ लिखा था। उसने किताब को खरीदने का फैसला किया। उसने एक पल के लिए देखा कि दुकानदार का बायां हाथ ठीक से काम नहीं करता है। उसने उसके शरीर को स्कैन किया तो उसे पता चला कि उसका एक घुटना भी ठीक से काम नहीं करता। हृदय ने किताब को देखकर दुकानदार से पूछा, ये कौन सी किताब है? दुकानदार ने कहा, ये किताब बहुत ही अनमोल और अनोखी है। इसके पन्ने ऐसे अद्भुत कागज के बने हैं जो कभी खराब नहीं होते, और इसकी स्याही को इस ढंग से बनाया गया है कि अगर इसे पानी में डाल दिया जाए तो भी वो नहीं मिटेगी। और इसके पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में जो लिखा है वो असल सोने की लिखावट है। हृदय ने दुकानदार से पूछा, लेकिन ये किताब इतनी अनोखी होने के बावजूद अब तक बिकी क्यों नहीं? दुकानदार ने बताया, इस किताब की भाषा। इस किताब पर कई रिसर्च हुए, लेकिन इस किताब की भाषा को आज तक कोई नहीं पढ़ सका। इसलिए ये कई जगहों से होते हुए आखिरकार मेरे पास आई। मैं जब 13 साल का था तब से ये किताब मेरी दुकान में है, और अब मैं 65 साल का हो गया हूं, लेकिन आज भी ये मेरे पास ही है। हृदय ने दुकानदार से पूछा, क्या कभी किसी ने इसे आपसे नहीं खरीदा? दुकानदार ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, कई बार खरीदा। हमारे शहर के राय साहब इस किताब को मेरे पिताजी से खरीद कर ले गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो पागलों जैसी हरकतें करने लगे। उनके घर वालों ने किताब लौटाते हुए कहा कि जब देखो पिताजी यही किताब खोले बैठे रहते हैं, उठते बैठते हमेशा इसी किताब को सीने से लगाए रहते हैं। और तो और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। वो तो अब हमें भी नहीं पहचानते हैं, इसलिए ये किताब आप वापस रख लीजिए। ये कहते हुए वो इस किताब को लौटाकर चले गए। फिर इस किताब का कोई ग्राहक नहीं आया। दुकानदार ने बताया, कुछ साल पहले यहाँ की सरकारी लाइब्रेरी के इंचार्ज मधुकर जी ने इसे पूरे 1000 रुपये में खरीदा था।
उन्होंने इस किताब को लाइब्रेरी में ना ले जाकर अपने घर में किताबों के साथ रखा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक दिन बहुत घबराए हुए वो मेरी दुकान में आए और इस किताब को वापस करते हुए तेजी से निकल गए। मैंने उन्हें कहा कि इसके कुछ पैसे तो ले लीजिए, लेकिन उन्होंने इसकी ओर पलटकर तक नहीं देखा। कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली और वो इस शहर को छोड़कर चले गए। तब से ये किताब यही है। मुझे कुछ भी सही नहीं लगा, इसलिए मैंने इस किताब को शीशे की पेटी में बंद कर रखा है। आज तुमने ये किताब मांगी तो ये कई सालों बाद बाहर निकली है। दुकानदार ने हृदय से कहा, बेटा, मेरा काम है अपने सामान को बेचना, लेकिन मेरी वजह से किसी की जान जाए, इस तरह का पैसा मैं नहीं कमाना चाहता। इसलिए मैं कहूंगा कि तुम भी इसे मत खरीदो। हृदय ने दुकानदार से कहा, अंकल, आप बुरा ना मानो तो मैं इस किताब के पन्नों को पलटकर देख सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन याद रहे इसे खराब करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। हृदय दुकान में ही बैठकर किताब को देखता है। किताब में एक प्राचीन किले के बारे में लिखा था। किले के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी बातें लिखी थी जो हृदय समझ नहीं पा रहा था। वो किताब के पन्नों को पलट ही रहा था कि उसे एक पेज में एक मूर्ति की तस्वीर दिखी, जिसकी उंगली में उसी तरह की काली अंगूठी थी जिसे हृदय ने अपने ध्यान में देखा था। हृदय उसे देखकर आश्चर्य से दुकानदार से पूछता है, अंकल, ये मूर्ति किसकी है? दुकानदार ने बताया, ये रजत सुंदरी की मूर्ति की तस्वीर है, जो राजा हस्तिकंटक की राजनर्तकी थी। राजा इससे बहुत प्यार करता था। लोग कहते हैं कि इसे राजा ने अपने सारे राज बता दिए थे। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, ये रजत सुंदरी यहां से कहीं गायब हो गई। राजा पागल हो गया और किले से कूदकर मर गया। हृदय किताब के पन्नों को लगातार पलट रहा था कि उसे एक पन्ने से जानी पहचानी खुशबू आने लगी। हृदय खुद से कहता है, ये खुशबू, ये तो जानी पहचानी लग रही है, बहुत अलग है। हृदय पेज के पास नाक लगाकर सूंघता है कि तभी उसका सर चकरा जाता है। हृदय किताब को अपने से दूर कर खुद को संभालता है और आश्चर्य से खुद से कहता है, ये तो चितवारा गांव की पहाड़ी से आने वाली खुशबू है। हृदय एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन हृदय को किताब बहुत दिलचस्प लगी। उसने सोचा कि उसे किले के बारे में और जानना है तो इसे लेना ही होगा। हृदय ने अपनी आंखें बंद की और दुकानदार के मन की बात सुनने लगा। दुकानदार मन ही मन बहुत दुखी होकर सोचता है, कहां से लाऊं 1,00,000 रुपये? दुकान में रखी सभी चीजों को बेच दूं तो भी 1,00,000 रुपये नहीं देगा। मैं अगर अपनी बेटी की बात मान लेता और उसकी जबरदस्ती शादी नहीं कराता तो उसे इतना दुख नहीं उठाना पड़ता। हे भगवान, क्या करूं? हृदय उनके मन में चल रही सारी बातें सुन लेता है। हृदय दुकानदार से कहता है, अंकल, इस किताब को मैं खरीदना चाहता हूं, इसकी कीमत बताइए। क्या तुम सच में इस मनहूस किताब को खरीदना चाहते हो? हृदय ने कहा, हाँ, आप कीमत बताइए, मैंने इसे ले लिया है। बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस किताब को ले जाओ, तुम अपनी मर्जी से जो देना चाहो दे दो, लेकिन अगर तुम इसे वापस करने आओगे और अपने पैसे मांगोगे तो मैं वो लौटा नहीं पाऊंगा। हृदय ने दुकानदार को 2,00,000 रुपये दिए और किताब खरीद ली। जब हृदय ने पैसे देते हुए दुकानदार के हाथ को छुआ तो एक पल में उसने उनके हाथ और घुटने को देखकर अपनी शक्ति से ठीक कर दिया। हृदय बहुत खुश था। वो जानता था कि वो किताब से उस अंगूठी तक पहुंच सकता है। हृदय ने जानबूझकर उस दुकानदार की मदद की। जाते हुए उस दुकानदार ने हृदय को एक बॉक्स दिया और कहा, बेटा, ये बहुत ही पुराना और नायाब बॉक्स है, इसे मेरी ओर से रख लो। हृदय दुकानदार को धन्यवाद कहता है और वहां से निकल जाता है। दुकानदार अपने हाथ में 2,00,000 रुपये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। और जैसे ही वो बूढ़ा दुकानदार मुड़ा, उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ और घुटना पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उसने मुड़कर हृदय को फिर से देखा, लेकिन हृदय अब तक वहां से जा चुका था। रात में होटल के कमरे में हृदय किताब के पन्नों को पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस किताब में क्या लिखा है। हृदय उस तस्वीर के पन्ने पर गया
और उसमें लिखी बातों को समझने लगा। उसने ध्यान लगाया और अब किताब के अक्षर अपने आप हिंदी भाषा में बदलने लगे। हृदय को उस किताब में लिखी हर बात हिंदी में दिख रही थी। किताब में बनी मूर्ति के बारे में पढ़ते हुए हृदय हैरान हो जाता है। ऐसा क्या था उस किताब में जिसकी वजह से हृदय इतना खुश हो रहा है? क्या उसे अपनी प्रॉब्लम का इलाज मिल गया है? हृदय ने किताब में मूर्ति वाले पन्ने को देखते हुए कहा। उसे मूर्ति का पता चल चुका था, लेकिन उसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं था। हृदय ने किताब में पढ़ा कि ये मूर्ति यहाँ के राजघराने के पैलेस में शाही परिवार के पास है। हृदय ने खुद से कहा, पैलेस के अंदर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कुछ जुगाड़ सोचना पड़ेगा। हृदय ने शुभांगी को फोन किया और कहा, हेलो शुभांगी। शुभांगी ने कहा, हाय हृदय, क्या तुम वापस आ गए? नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं वापस आने वाला हूं। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। मैं जिस चीज की तलाश में इतने दिनों से भटक रहा था उसका पता चल गया है। शुभांगी ने खुश होकर हृदय से पूछा, तो क्या अब हम उन सबको ठीक कर सकते हैं? यहाँ की सिचुएशन बहुत बुरी होती जा रही है हृदय। शुभांगी, तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द वापस आकर सब ठीक कर दूंगा। तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? हृदय, मेरी तबीयत ठीक है, मैं आज घर जा रही हूँ। हृदय ने चैन की सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। शुभांगी ने हृदय से कहा, हृदय, जो भी करना है जल्दी करो, कल फिर कुछ लोगों के पागल होने की खबर आई है। हृदय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, मेरी बात तो तुम मानोगी नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे कहता हूं, उस पहाड़ी के पास मेरे आने तक मत जाना और कोशिश करो कि कोई और भी वहां ना जाए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ और आज ही अनाउंसमेंट करवाती हूँ कि उस पहाड़ी के नजदीक कोई न जाए। शुभांगी, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा, मुझे कहीं जाना है, इसलिए बाद में बात करते हैं। ये कहते हुए हृदय कार में बैठकर गांव की तंग गलियों को पार कर खुले गांव की ओर बढ़ रहा था। यहाँ के नजारे बहुत सुंदर थे। उसने बीच बीच में रुककर अपने मोबाइल से कई तस्वीरें खींची और सेल्फी भी ली। हृदय गांव के कच्चे रास्ते से होकर एक घर के सामने पहुंचा ही था कि उसने देखा कि 2 कमरे के मकान जिसमें टिन शेड की छत है, उसके सामने काफी भीड़ लगी हुई थी। हृदय ने मोबाइल पर देखा और खुद से कहा, लोकेशन तो यही है, लेकिन यहाँ आसपास कहीं कोई आलीशान बंगला दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तो कुछ ही मकान पक्के बने हैं। हृदय कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि जिस घर के बाहर भीड़ लगी थी वहां असल में लड़ाई चल रही थी। वहां खड़े लोग किसी को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। उसने देखा कि एक घर में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को बहुत चोट आई है और उनके बगल में खड़ी महिला, जो शायद उनकी पत्नी थी, उसे भी लोगों ने मारा था। दोनों वहीं खड़े रो रहे थे। भीड़ में खड़े एक आदमी ने रो रहे आदमी से कहा, सुन रे नरेश, तुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूं। चुपचाप ये घर और जमीन मेरे नाम करके यहां से चले जाना, वरना अपने लड़के की हालत तो तू देख ही रहा है। क्या हाल किया है हमने उसका, अब सोच तेरी लड़की का क्या होगा। नरेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं राजेंद्र, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं सब कुछ छोड़कर यहां से चला जाऊंगा, बस मेरे परिवार को कुछ मत करना। राजेंद्र ने नरेश से कहा, इतना सब होने के बाद ही तेरी समझ में बात आई। अगर पहले ही समझ आ जाती तो तेरे बेटे का ये हाल ना होता। चलो रे यहां से, अकल ठिकाने आ गई इसकी। वो लोग वहां से चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे। हृदय ने पहले उनके पास जाने की सोची, लेकिन उनका हाल देखकर वो वापस लौटने लगा। हृदय ने खुद से कहा, मणि ने अपना घर यही बताया था, लोकेशन भी यही है। लेकिन दरअसल हृदय अपने स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त मणि से मिलने आया था। उसके पिताजी उस हॉस्पिटल में क्लर्क थे जहां हृदय के पापा डॉक्टर थे। हृदय मणि का सबसे अच्छा दोस्त था। कई बार हृदय की स्कूल में हुई लड़ाइयों में वो हमेशा हृदय के साथ खड़ा रहता था।
इस चक्कर में कई बार दोनों पिटे भी बहुत, लेकिन दोनों की दोस्ती कभी कम नहीं हुई। सारा स्कूल उन्हें जय वीरू की जोड़ी कहकर बुलाता था। हृदयम को वो दिन याद आता है जिस दिन मणि के पापा को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था। वो कोल माइंस में मजदूर यूनियन के लीडर थे, जो हमेशा मजदूरों की आवाज उठाते और उनकी समस्या को मैनेजमेंट के सामने रखते थे। तभी किसी दूसरी पार्टी ने करीब 5 कोल माइंस में स्ट्राइक करा दी। इस स्ट्राइक से मणि के पापा का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वहां के कुछ लोकल नेता मणि के पापा से मजदूरों के बीच उनके प्रभाव को लेकर जलते थे। इसका फायदा उन्होंने उठाया और मैनेजमेंट के सीएमडी से उन्हें नौकरी से निकाल देने की सिफारिश की, जिससे मजदूरों में नौकरी जाने का डर पैदा होगा और स्ट्राइक भी खत्म होगी। ये सोचते हुए हृदयम की आंखों में आंसू आ गए। जब उसने मणि को आखिरी बार देखा था तब दिन के करीब 3 बजे थे। हृदयम अपने स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने देखा कि उनकी कॉलोनी में एक ट्रक खड़ा है और मणि के घर का सामान उसमें लोड हो रहा है। हृदयम ने अपनी मां से पूछा तो उन्होंने मणि के पिता के साथ क्या हुआ ये बताया। हृदयम मणि से मिलने गया। मणि सद्भावना स्टेडियम की बाउंड्री पर बैठा रो रहा था। जब हृदयम उसके पास गया तो मणि को रोता देख उससे कुछ ना कह सका और चुपचाप वहां से चला गया। हृदयम खुद से कहता है, मुझे अच्छे से याद है, मैं जब 10वीं में था तब मैंने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों को आखिरी बार देखा था। उस दिन मणि से बात ना करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हृदयम अपने अतीत और मणि के बारे में सोचते हुए एक दुकान में आ गया और उसने बैठकर एक चाय मंगाई। चाय पकाते हुए चाय वाले ने हृदयम से पूछा, भैया लगता है यहां नए आए हो? हृदयम ने कहा, हाँ, मैं यहां अपने दोस्त से मिलने आया था। तो मिला आपका दोस्त? हृदयम ने कहा, नहीं मिला, लेकिन उसका घर जरूर मिल गया। दरअसल हृदयम बचपन में मणि के पापा और मम्मी से मिला था, इसलिए उनका चेहरा उसे आज भी याद था। वो उन्हें देखते ही पहचान चुका था। वो दोनों वही पति पत्नी थे जो फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन उनकी हालत देखकर उनके पास जाने की हिम्मत हृदयम नहीं जुटा पा रहा था। चाय वाले ने पूछा, क्या नाम है आपके दोस्त का? मणि नाम है उसका। अरे, आप मणि भैया के दोस्त हैं? हृदयम ने पूछा, तो क्या आप जानते हैं मणि को? चाय वाले ने कहा, अरे यहां कौन नहीं जानता उनको। कहां मिलेगा वो? उसका फोन नंबर है क्या आपके पास? चाय वाले ने कहा, नंबर तो नहीं है, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में होगा, वहां उनका इलाज चल रहा है। क्या हो गया उसे? उसे राजेंद्र और उसके आदमियों ने 2 दिन पहले बहुत मारा था। जब वो गांव से बाइक से आ रहे थे तो रात में उन पर अचानक हमला हुआ, लेकिन मणि भैया से भला इतनी आसानी से बचकर कोई जा सकता है? उन्होंने राजेंद्र के भाई के सिर पर पत्थर मारकर उसका सर फोड़ दिया। ये साला राजेंद्र उसी का बदला ले रहा है। हृदयम ने पूछा, इनकी लड़ाई किस बात पर हो रही है? चाय वाले ने कहा, राजेंद्र का घर इनके घर के ही पीछे है। पहले ये गरीब था, लेकिन पता नहीं अचानक से इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। ये सोचता है कि ये लोग अपना घर बेच दें और यहां से चले जाएं, जिससे इसका घर मेन रोड से जुड़ जाए। एक दिन मणि भैया की बहन कॉलेज से वापस आ रही थी। राजेंद्र के भाई गुड्डा ने उसका दुपट्टा छीन लिया और सबके सामने उसने बहुत गंदी गंदी बातें कही। जब शाम को मणि भैया को उनकी बहन ने सब कुछ बताया तो उनका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो सीधे राजेंद्र के घर में घुस गए और उसके भाई को उसी के घर से घसीटते हुए पूरे गांव वालों के सामने दौड़ा दौड़ा कर मारा। उसकी वजह से उन पर रात में छिपकर इन कायरों ने हमला किया। हृदयम ने पूछा, मणि काम क्या करता है? आपको तो पता ही होगा, उनके पिताजी की नौकरी छूट गई थी, इसलिए वो पढ़ लिख नहीं पाए। लेकिन अभी सुना है कि किसी मेडिकल एजेंसी में काम करते हैं। बहुत परेशान रहते हैं। बेचारे पिताजी की डायबिटीज की वजह से आंखें खराब हो चुकी हैं। वो कुछ नहीं कर पाते। बहन भी शादी लायक हो गई है। वो पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन इस राजेंद्र की वजह से वो भी कॉलेज नहीं जा पा रही। पूरा घर उन्हीं की कमाई से चलता है। चाय देते हुए चाय वाले ने हृदयम से कहा, भैया लीजिए आपकी अदरक वाली चाय। ले दे के मणि भैया के पास ये छोटा सा मकान ही है। हृदयम चाय का घूंट पीता है
और फिर उसे कुछ याद आ जाता है। हेलो हृदयम, मैं मणि। हृदयम मणि की आवाज सुनकर खुश होकर कहता है, कैसे हो, कहाँ हो तुम? मणि ने बताया, हृदयम, हम लोगों ने गांव के पास ही राहतगढ़ में जमीन खरीदी है और यहीं अपना 2 मंजिला मकान भी बनवा लिया है। हृदयम याद करता है कि मणि का ये कॉल उसके पास 1 साल बाद आया था। तब उसने हृदयम को यहाँ का पता बताया था। हृदयम खुद से कहता है, इसका मतलब मणि ने मुझसे झूठ कहा था। हृदयम ने चाय वाले से पूछा, यहां से हॉस्पिटल कितनी दूरी पर है? चाय वाले ने बताया, आप सीधे जाकर आगे से दाएं मुड़ जाइए, वहां घड़ी चौक मिलेगा, वहीं पर हॉस्पिटल है। हृदयम उसे चाय के पैसे देकर धन्यवाद करता है और हॉस्पिटल की ओर चल पड़ता है। हॉस्पिटल में मणि जनरल वार्ड में लेटा था। उसे बहुत चोट लगी थी। हृदयम ने उसके पास जाकर देखा और उससे कहा, मणि कैसे हो? मणि ने दर्द से कराहते हुए हृदयम को देखा और देखते ही बोला, हृदयम तू? उसने हृदयम को देखते ही पहचान लिया था। दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। थोड़ी देर बाद बिस्तर पर मणि को लिटाते हुए हृदयम ने कहा, ये सब क्या है? मणि ने अपने दर्द को दबाते हुए कहा, क्या बताऊं यार, सालों ने छुपकर वार किया था, वरना एक एक की चमड़ी उधेड़ देता। चल तू मेरी छोड़, ये बता कि तू यहां कैसे? हृदयम ने उसके घर जाने की बात उसे नहीं बताई और मणि से कहा, मैं MBBS कर रहा हूं, एक प्रोजेक्ट के लिए यहां आया हूं। यहीं हॉस्पिटल में घूमते हुए मेरी नजर तुझ पर पड़ी तो मिलने आ गया। हृदयम ने देखा कि मणि को काफी चोट लगी है, लेकिन उसने हंसते हुए मणि से कहा, अबे साले, कितने दिन यहां पड़ा रहेगा? चल उठ, मुझे अपना गांव नहीं घुमाएगा? मणि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हृदयम से कहता है, यार क्या बताऊं, जब सालों ने मारा तो मैं बाइक पर था। गिरने की वजह से मेरे घुटने की हड्डी टूट गई है। लगता है हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहूंगा या फिर बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। हृदयम ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं भी यहां कुछ दिन हूं, तुझे पूरी तरह ठीक करके ही जाऊंगा। चल तू आराम कर, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में तुझसे मिलने आऊंगा। दोनों एक दूसरे का नंबर लेते हैं और हृदयम वहां से चला जाता है। गांव से कॉलेज की ओर जाने वाले रास्ते पर मणि की बहन प्रिया कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में खड़े गुड्डा और उसके साथी प्रिया को छेड़ रहे थे। गुड्डा ने कहा, अरे प्रिया, हमें भी अपना पिया बना लो। प्रिया कुछ नहीं बोली और वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड्डा ने उसका रास्ता रोक लिया। तभी हृदयम अपनी कार से वहां आ पहुंचा और उनके पास कार रोकते हुए कहा, यार यहां शमशान घाट कहां है? गुड्डा ने कहा, चल भाग यहां से, चुपचाप निकल जा, वरना तेरी कार और तुझे दोनों को फोड़ दूंगा। हृदयम ने कार से उतरते हुए कहा, अरे यार तुम तो गुस्सा हो गए। मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम्हारे घर वालों को ज्यादा दूर तक तुम जैसे गधों को अपने कंधे पर ढोना नहीं पड़ेगा। साले बहुत बोल रहा है, मारो साले को। गुड्डा के 2 साथी हृदयम पर हमला करने आगे बढ़े, लेकिन हृदयम ने दोनों की गर्दन को पीछे से इतनी जोर से पकड़ा कि वो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहे थे। थोड़ा और ताकत लगाकर हृदयम ने उनकी गर्दन नीचे दबा दी। दोनों दर्द के मारे हृदयम से उनको छोड़ने की गुहार लगाने लगे। तभी गुड्डा ने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और ये देखकर हृदयम को बहुत गुस्सा आ गया। अब हृदयम गुड्डा के साथ क्या करेगा? हृदयम ने गुड्डा के दोनों साथियों को इतनी जोर से दबा रखा था कि वो हृदयम से छूटने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। हृदयम ने गुड्डा की तरफ देखा और एक पल में डरकर गुड्डा ने प्रिया का हाथ छोड़ दिया। गुड्डा हृदयम को मारने के लिए आगे बढ़ा। हृदयम ने दोनों को छोड़कर गुड्डा का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। अब वो दर्द से तड़पने लगा। उन्होंने सोचा नहीं था कि इस इंसान के अंदर इतनी ताकत होगी। पकड़ से छूटकर थोड़ी दूर भागकर उसके साथियों ने हृदयम को पत्थर फेंककर मारना शुरू कर दिया, लेकिन हृदयम
गुड्डा को हर बार उन पत्थरों के सामने कर देता, जिससे हृदय की ओर आने वाला हर पत्थर गुड्डा को लगने लगा। आखिरकार गुड्डा को जब बहुत सारे पत्थर लगे तब उसने कहा, सालो रुक जाओ, मुझे ही मार डालोगे तुम लोग? पत्थर क्यों मार रहे हो? पास आकर मुझे बचाओ। हृदय ने गुड्डा को धक्का देकर दूर किया और उसके दोस्तों से कहा, आओ यार, अपने दोस्त की बात सुनो, मारो मुझे। तभी उसके साथी ने हृदय से कहा, रुक साले, तू यहीं रुकना, हम लोग अभी आते हैं। यह कहकर वो तीनों बाइक पर बैठकर भाग जाते हैं। उन तीनों के जाते ही प्रिया ने हृदय से कहा, थैंक यू। हृदय प्रिया के पास जाता है और कहता है, ये लोग आपको परेशान क्यों कर रहे थे? प्रिया एक पल के लिए कुछ सोचकर कहती है, इनकी आदत है, लेकिन आज के बाद ये मुझे परेशान नहीं कर पाएंगे। हृदय प्रिया की बात सुनकर मुस्कुराता है। दरअसल हृदय ने प्रिया के मन की बात सुन ली थी कि आज प्रिया सुसाइड करने वाली थी। वो इन सब से तंग आ चुकी थी। उसकी मां ने भी उसे ही कोसा था कि अगर ये ना होती तो मेरा बेटा हॉस्पिटल में ना होता। हृदय ने प्रिया से कहा, आप कहीं जा रही हैं? आप अगर कहें तो आपको कहीं छोड़ सकता हूं। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। प्रिया वहां से जाने लगी। हृदय ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनिए। प्रिया चिढ़कर बोली, क्या है? वो लोग गए तो अब आप मुझे परेशान करेंगे क्या? आपने मुझे बचाया, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कह चुकी हूं, इसलिए आप मेरा पीछा छोड़कर अपने रास्ते जा सकते हैं। हृदय ने गंभीर होते हुए कहा, जो रास्ता आपने चुना है वो गलत है। इंसान को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी ना जाने कब मोड़ ले ले। प्रिया को हृदय की बातों ने रोक लिया। आपके कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप जिस रास्ते से जा रही हैं वो बंद है। देखिए, मैं आगे जाकर वापस आ गया हूं, इसलिए आपको मना कर रहा हूं। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम प्रिया है। हृदय ने प्यार से कहा, चलिए आपको घर तक छोड़ दूं, चलिए मेरे साथ। हृदय प्रिया को कार में बैठाकर उसे घर छोड़ने के लिए चल पड़ा। प्रिया ने घर के पास पहुंचकर कहा, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं यहां से चली जाऊंगी। हृदय ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। हृदय जानबूझकर अपनी कार को गांव के चौक पर रोकता है ताकि वो वहां पर बैठे राजेंद्र को पास से देख सके। कार के अंदर से कुछ देर तक राजेंद्र को देखने के बाद हृदय वहां से चला जाता है। रात को कुछ लोग मणि के घर में घुस आते हैं। पहले आदमी ने कहा, सुन रहे नरेश, अब तेरा समय खत्म हो चुका है, चुपचाप इस पेपर पर साइन कर दे और निकल जा यहां से। नरेश ने कहा, लेकिन भाई मैं जाऊंगा कहां? दूसरा आदमी बोला, देख नरेश, अगर तूने बात नहीं मानी तो राजेंद्र तेरा जीना मुश्किल कर देगा, और तेरा बेटा भी तो अपाहिज हो चुका है, इसलिए हमारी बात मान और चला जा यहां से। नरेश ने कहा, गुरु भाई, आप भी जानते हैं कि मेरी नौकरी का केस अभी भी चल रहा है। राजेंद्र मुझे बहुत कम कीमत दे रहा है। अब बताइए, इतनी कम कीमत में शहर के नजदीक मुझे कहां जमीन मिलेगी? मेरे बच्चे कहां जाएंगे? आप तो सज्जन आदमी हैं, लेकिन आप भी मेरे घर रात में शराब पीकर आए हैं। कृपया आप यहां से चले जाइए, मैं किसी को भी जमीन नहीं दूंगा। गुरु के साथ कुछ और लोग भी आए हैं जो नरेश के घर के बाहर खड़े हैं। अंदर से आती तेज आवाज को सुनकर वो लोग भी अंदर आ गए और नरेश को कॉलर से पकड़ते हुए बोले, बुड्ढे, तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है, आज तेरी कहानी खत्म कर देते हैं। वो नरेश को घर के बाहर खींचकर ले आए जहां हृदय मौजूद था। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे आप इन सज्जन को क्यों मार रहे हैं? गुरु ने गुस्से में हृदय से कहा, तू कौन है बे? अपने काम से काम रख और चला जा यहां से। हृदय ने बड़े प्यार से गुरु को समझाते हुए कहा, तुम इन्हें छोड़ दो तो मैं चला जाऊंगा। साले भागता है कि नहीं? देखो, अगर तुम लोग मुझे मारने की सोच रहे हो तो रुको, मैं तुम लोगों को बता दूं। तुम मोटू सुनो, तुम्हारा राजेंद्र भाई आज बहुत बुरी मौत मरने वाला है, इसलिए इन्हें तो बाद में भी मार सकते हो। जाओ पहले उसकी जान बचा लो। हृदय की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। हृदय फिर कहता है,
अरे मुझ पर विश्वास करो, मैं अंकल का रिश्तेदार हूं, यही हूं। तुम लोग इत्मीनान से लौट कर आओ, तब तक मैं यहीं चाय पीता हूं। जाओ जल्दी करो। गुरु ने गुर्राते हुए कहा। हम तेरी बात का यकीन क्यों करें? हृदय ने कहा। तो ठीक है, फिर सुबह अपने राजेंद्र की चिता जलाने का इंतजाम कर लो। वैसे यहां शमशान कहां है? मैंने पहले भी किसी से पूछा था, लेकिन वो तीनों बिना बताए ही भाग गए। थोड़ी देर सोचने के बाद वो लोग राजेंद्र के घर की ओर चले गए। नरेश ने हृदय से कहा, बेटा तुम कौन हो और ऐसा मजाक करके तुमने सही नहीं किया। वो आकर तुम्हें मार सकते हैं, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। हृदय ने कहा, अंकल आप उसकी चिंता मत करिए, वो अब वापस नहीं आएंगे। इनफैक्ट वो अब कभी नहीं आएंगे, उनकी कहानी खत्म हो चुकी है, आप चिंता मत करिए। सभी लोग हृदय को हैरानी से देखने लगते हैं। नरेश ने हृदय से पूछा, बेटा तुम हो कौन? अंकल मैं हृदय, डॉक्टर अमर जी का बेटा। नरेश ने हृदय को खुशी से गले लगाते हुए कहा, ओहो बेटा हृदय तुम हो? तुम इतने बड़े हो गए हो कि पहचान में ही नहीं आए। आओ अंदर आओ। हृदय ने घर के अंदर जाकर देखा कि घर में कुल 3 कमरे हैं, जिनमें टीन की छप्पर है। हृदय ने देखा कि पहले वाले कमरे में एक और चूल्हा है और एक और मणि की बाइक और सामान रखा हुआ है। नरेश कहता है, बेटा अंदर आओ। हृदय कमरे के अंदर गया तो देखा कि अंदर एक कतार में खाटें बिछी हुई थी, मतलब सभी एक ही कमरे में सोते थे। प्रिया उसी कमरे से सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मणि की मां ने हृदय से कहा, बेटा तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके आने से पहले यहां से चले जाओ। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो डॉक्टर साहब को हम क्या जवाब देंगे? हृदय ने कहा, आंटी आप उनकी चिंता मत करिए, और रही बात पापा की तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अभी बातें चल ही रही थी कि तभी राजेंद्र के घर से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। नरेश और उसके घर वाले हैरान हो गए कि क्या हो गया। हृदय ने कहा, अंकल मैंने कहा था ना, आज से राजेंद्र की कहानी खत्म हो गई, अब बचा उसका भाई। नरेश और उसके घर वाले हृदय की बातों को सुनकर हैरान हो गए कि आखिर ये इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा है। रोना सुनकर सभी बाहर निकल आते हैं। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए जा रहे थे। नरेश ने अपने पड़ोसी कामता से पूछा, कामता भाई क्या हुआ? ये रोना कैसा? अरे नरेश जी, राजेंद्र मर गया। नरेश ने हैरान होते हुए पूछा, कैसे? पता नहीं, घर में बैठा बातें कर रहा था कि अचानक उसे खून की उल्टी हुई और मर गया। हृदय घर में बैठा आराम से चाय पी रहा था। उसने अंदर से ही कहा, अंकल आपकी चिंता करने का समय जा चुका है, आप बस अब आराम से यहां रहिए। आज के बाद आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अंकल अब मैं चलता हूं, कल सुबह आऊंगा। ये कहकर हृदय मस्ती में वहां से चला जाता है। दरअसल हृदय ने राजेंद्र को पहले ही देखकर उसकी बॉडी स्कैन कर ली थी। उसे अधिक शराब पीने की वजह से लिवर सिरोसिस हो गया था। उसने ये भी देख लिया था कि अगर इसने शराब की एक बूंद भी पी तो इसका मरना तय है, और हुआ भी यही। हृदय ने एक पल के लिए सोचा, मैं चाहता तो राजेंद्र को बचा सकता था, लेकिन पापी को उसके पाप की सजा देना भी जरूरी है। अगली सुबह हृदय ने किसी से फोन पर बात की। राजेंद्र नकली शराब बनाने का काम करता था और जुए के अड्डे भी चलाता था। उसके मरने के बाद उन सभी अड्डों को पुलिस ने एक रात में बंद करा दिया और उसके कई साथियों और उसके भाई गुड्डा को भी पकड़ लिया। सुबह जब हृदय मणि के घर अपने एडवोकेट के साथ पहुंचा तो देखा कि उसके घर में कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। हृदय ने नरेश से कहा, अंकल ये एडवोकेट सतीश जी हैं। अगले महीने की 20 तारीख को आप इनसे मिलकर एक डॉक्यूमेंट साइन कर दीजिएगा। आपके घर के पीछे की सारी जमीन आपकी हो जाएगी। नरेश ने हैरानी से पूछा, लेकिन ये सब क्या है बेटा, और ये हमारे घर में क्या हो रहा है? हृदय ने कहा, ये आपका नया घर बन रहा है। लेकिन बेटा, क्या मैं आपका बेटा नहीं? ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन
आप टेंशन मत लीजिए, घर बढ़िया से बनवाइए और आराम करिए। अब मैं चलता हूं, मुझे मणि से भी जाकर मिलना है। यह कहकर हृदयम वहां से मणि से मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। हॉस्पिटल में मणि की बहन प्रिया भी थी। उसने हृदयम के बारे में मणि को सब कुछ बता दिया। मणि हृदयम को देखकर बहुत खुश होकर कहता है, यार, मैं तेरा यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा। हृदयम ने कहा, मेरे साथ चलकर। अब से तू मेरे साथ ही रहेगा और मेरा बिजनेस संभालने में मेरी हेल्प करेगा। अच्छी सैलरी भी मिलेगी। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत खुश होकर देखते हैं। लेकिन अगले ही पल मणि उदास होकर हृदयम से कहता है, यार, लेकिन मेरा पैर बेकार हो गया है, मैं कैसे। मणि बोल ही रहा था कि तभी उसने अपने पैर को पकड़ते हुए कहा, मर गया। प्रिया ने मणि से घबराते हुए पूछा, क्या हुआ भैया? मणि ने बताया कि कल से जिस पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई मधुमक्खी डंक मार रही हो। रुक रुक कर बहुत तेज चुभन हो रही है। हृदयम मुस्कुराता है और कहता है, उठो, खड़े हो जाओ। हृदयम की बात सुनकर मणि परेशान हो जाता है और कहता है, यार, तुम्हें शायद पता नहीं, मेरा पैर टूट गया है, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं। हृदयम ने कहा, अरे मेरी बात मान और खड़ा हो जा, कुछ नहीं होगा, कोशिश तो कर। हृदयम की बात मानते हुए मणि बिस्तर से जमीन पर पैर रखता है। लेकिन ये क्या, वो जिस दर्द से डर रहा था वो तो गायब था। मणि अब आराम से चल सकता था। मणि बहुत खुश होता है और हृदयम को गले से लगा लेता है। हृदयम ने कहा, चल मेरे साथ, मुझे तेरी जरूरत है। कुछ देर बाद वो दोनों घर जाते हैं। वहां मणि के माता पिता से मिलने के बाद वो दोनों कार में शहर के लिए निकल पड़ते हैं। मणि देखता है कि हृदयम कुछ परेशान है। मणि उससे कहता है, यार हृदयम, तू कुछ परेशान लग रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मणि ने चलती गाड़ी के बाहर इशारा करते हुए कहा, हृदयम देख, ये यहां का बहुत पुराना मंदिर है। कहते हैं कि अगर यहां दर्शन करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हृदयम कहता है, अच्छा, तो चलो चलते हैं। हृदयम मणि के साथ मंदिर में आता है। मंदिर में शाम की आरती का समय है। शायद आज कोई विशेष पर्व है। मंदिर में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। मंदिर वाकई में काफी विशाल और भव्य है। सफेद पत्थरों से बना मंदिर आज चारों ओर फूलों की सजावट से सजा है। तभी आरती का समय आया। पुजारी ने हाथों में आरती की थाली ली और आरती शुरू ही की थी कि तभी उनकी आरती की थाली उनके हाथ से दूर जाकर गिरी। मंदिर में अफरा तफरी मच गई। थाली में रखी आरती की वजह से वहां खड़े लोग जलते जलते बचे थे। इस सब के बीच लोगों की भीड़ हटकर किनारे हो गई। मणि ने हृदयम से कहा, चलो, हमें भी यहां से चलना चाहिए। हृदयम ने कहा, चलो पास चलकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। मणि और हृदयम दोनों पास जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं। हृदयम ने कहा, ये क्या हो रहा है? कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मणि ने कहा, चलो यहां से भागो, इससे पहले कि हम लोग भी लपेटे में फंस जाएं। भलाई इसी में है कि चुपचाप यहां से निकल लो। लेकिन हृदयम ने ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर वो इतना हैरान हो जाता है? और सारे लोग क्यों डरकर पीछे हट रहे थे? ऐसा क्या था उस मंदिर में? हृदयम ने पास जाकर देखा कि एक 15 साल के लड़के ने मंदिर में हड़कंप मचा रखा है। वो कभी पुजारी को मारता तो कभी भगवान के श्रृंगार को नोच लेता। उसे एक बूढ़े आदमी ने संभालने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का किसी के कंट्रोल में नहीं आया। उसे शायद कोई दौरा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। मणि ने हृदयम से कहा, हृदयम, चलो यहां से भागो, यहां बहुत गड़बड़ होने वाली है, कहीं मारपीट ना हो जाए। इस मंदिर में ऐसा क्या है? चलो यहां से। हृदयम ने मणि से कहा, रुको, देखने तो दो। अच्छा ये बताओ, क्या तुम इन्हें जानते हो? मणि ने बताया, हाँ, ये हमारे शहर के राजवंश परिवार के मुखिया पुष्कर महाराज हैं। हृदयम ने कहा, और ये लड़का कौन है और वो इसे क्यों पकड़ रहे हैं?
मणि ने हृदयम से कहा, इस लड़के के बारे में मुझे नहीं पता। हृदयम मणि से बात कर ही रहा था कि तभी उस लड़के ने पुष्कर महाराज के सर पर दीपक का स्टैंड दे मारा, लेकिन पुष्कर महाराज ने उसे अपने हाथ से रोक लिया। हृदयम ये देखकर बहुत खुश होता है और खुद से कहता है, यही सही मौका है। मणि, तुमने बिल्कुल सही कहा था, भगवान ने मेरी समस्या दूर कर दी। ये कहते हुए हृदयम मंदिर में भगवान के पास पहुंच जाता है। पुष्कर महाराज और वहां के लोग उस लड़के को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी के वश में नहीं आता। हृदयम उस लड़के के पास गया और उसके माथे पर अपने अंगूठे से एक पॉइंट पर कुछ देर दबाया। थोड़ी ही देर में वो लड़का, जो अभी तक बहुत हिंसक था, अगले ही पल शांत हो गया। हृदयम ने उस लड़के से कहा, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, जाओ बाहर जाकर खड़े हो जाओ। उसे जिन लोगों ने पकड़ रखा था, हृदयम ने उनसे कहा, इसे छोड़ दीजिए। उन लोगों ने हृदयम की बात ना मानकर कहा, नहीं, इसे हम पुलिस के हवाले ही करेंगे, इसने मंदिर की आरती में विघ्न डाला है। हृदयम ने उन लोगों को समझाया, वो भी बच्चा है और उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है, ये अब कुछ नहीं करेगा, छोड़ दो इसे। वो हृदयम की बात सुनकर उसे छोड़ देते हैं। वो लड़का हृदयम की ओर देखता हुआ बाहर जाकर शांत खड़ा हो जाता है। हृदयम ने पुष्कर महाराज को उठाते हुए कहा, महाराज, आप ठीक तो हैं? पुष्कर महाराज हृदयम का चमत्कार देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। उन्होंने हृदयम से कहा, आप कौन हैं और आपने ये कैसे किया? हृदयम ने उनसे कहा, पहले आप उठिए, आपको चोट तो नहीं लगी? हृदयम ने पुष्कर महाराज को सहारा देते हुए उठाया। मणि ने उनके पास आकर कहा, इनका तो हाथ काफी जल गया है। हृदयम ने भी देखा कि आरती के गर्म तेल गिरने के कारण पुष्कर जी का हाथ जल गया था। पुष्कर महाराज को सहारा देते हुए हृदयम ने कहा, मणि, जल्दी करो, भगवान के चरणों में पड़े वो सफेद फूल लेकर आओ, जल्दी करो। मणि जल्दी से फूल लाकर हृदयम को देता है। हृदयम ने उन फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर पुष्कर महाराज के हाथों के घाव पर लगा दिया। हृदयम पुष्कर महाराज को लेकर बाहर आता है। वो लड़का अब भी वहीं शांत खड़ा है। पुष्कर महाराज ने हृदयम से पूछा, आप कौन हैं? हृदयम ने बताया, महाराज, मेरा नाम डॉक्टर हृदयम है, मैं यहां एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूं। तभी पुष्कर महाराज ने अपने हाथों को छूते हुए कहा, आपने तो कमाल कर दिया, मेरे हाथों की जलन पूरी तरह खत्म हो गई है। आप तो कमाल के डॉक्टर हैं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पुष्कर महाराज ने उस लड़के को देखते हुए हृदयम से कहा, डॉक्टर, आपने इसके साथ ऐसा क्या किया कि इसने आपकी बात मान ली? वरना जब इसे इस तरह के दौरे पड़ते हैं तो ये काफी देर तक शांत नहीं होता, लेकिन पता नहीं आपने क्या जादू किया, ये इतना शांत कैसे हो गया? कितने सालों बाद इसे ऐसे शांत खड़ा देख रहा हूं। हृदयम ने बिना देरी किए पुष्कर महाराज से पूछा, ये लड़का आपका कौन है और ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था? पुष्कर महाराज ने मंदिर के एक चबूतरे पर बैठते हुए कहा, क्या बताऊं डॉक्टर, ये मेरा पोता आदित्य है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हृदयम ने पूछा, क्या आदित्य बचपन से ही ऐसा है? पुष्कर महाराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये पहले बहुत होशियार था, लेकिन 3 साल पहले इसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई। पहले इसकी हरकतें कम थी, हमने सोचा कि ये बच्चा है इसलिए ऐसा कर रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन इसकी हालत लगातार खराब होती गई। देश विदेश में बहुत जगह दिखाया, जब तक दवाइयां खिलाओ तो ये या तो शांत बैठा रहता है या फिर सोता ही रहता है, इसलिए हमने इसे दवाइयां देना बंद कर दिया। अब इसे रुक रुक कर ऐसे ही दौरे पड़ते रहते हैं। हृदयम ने पुष्कर महाराज से कहा, घबराइए नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। महाराज, अब मैं चलता हूं, मुझे यहां ठहरने के लिए कोई जगह भी खोजनी है। पुष्कर महाराज ने कहा, अरे, हमारे होते हुए आपको यह दिक्कत नहीं आएगी, आप हमारे महल चलिए। हृदयम ने कहा, नहीं नहीं, मैं कोई होटल ढूंढ लूंगा। पुष्कर महाराज ने हृदयम का हाथ पकड़कर कहा, आपने हमारी इतनी मदद की है, आपको हमारे महल पर ही रहना होगा। हृदयम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, 1-2 दिन की बात होती तो ठीक था, लेकिन 1-2 दिन क्या,
जब तक आपका दिल करे आप तब तक रहिए। रिद्धिम ने हाथ जोड़कर पुष्कर जी से कहा, मैं यहां अपनी रिसर्च के लिए आया हूं। मुझे खुद नहीं पता कि कितना टाइम लग सकता है। पुष्कर महाराज हंसते हुए बोले, डॉक्टर, आप कोई संकोच मत करिए, मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ मेरे यहां रुकिए। जब आपको जाना होगा चले जाइएगा। आप दिलचस्प आदमी हैं, आपके साथ मजा आएगा। लेकिन महाराज, आपको तकलीफ होगी।